हिंदी हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी मोनिका और आप सुन रहे हैं हॉरर रेडियो 18.9। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिनका मानना है कि तंत्र मंत्र सिर्फ गांव की कहानियों में होता है। लेकिन सच ये है कि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अगर बीच में रोक दिया जाए तो इंसान की आत्मा भी वापस नहीं लौटती। आज की कहानी हमें भेजी है रविंद्र ने और उन्होंने खास कहा है कि उनका नाम असली न बोला जाए, इसलिए इस पूरी कहानी में मैं उन्हें बस मैं कहूंगी। तो चलिए अब उनकी जुबानी ये घटना सुनते हैं। मेरा नाम मैं नहीं बताना चाहता, बस इतना समझ लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। बचपन से ही मेरे घर में पूजा पाठ का माहौल था, लेकिन मेरे दादाजी के यहाँ एक चीज कभी नहीं बोली जाती थी, काला तंत्र। हमारे घर के पुराने कमरे में एक अलमारी थी, लकड़ी की, ऊपर से टूटी हुई। दादी हमेशा कहती थीं कि उस अलमारी को कोई मत छूना, और मैं भी बचपन से उस कमरे के सामने से तेजी से निकल जाता था, जैसे वहां कोई मुझे घूर रहा हो। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था और छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। गर्मियों की रातें थीं। घर में सब लोग छत पर सोते थे, लेकिन मैं नीचे वाले कमरे में ही सोता था क्योंकि वहां मोबाइल नेटवर्क ठीक आता था। उस रात भी मैं नीचे ही लेटा था जब पहली बार मुझे लगा कि अलमारी के पीछे किसी ने धीरे से जमीन पर कुछ घसीटा है। पहले तो लगा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई लकड़ी से जमीन पर गोला खींच रहा हो। मैंने हिम्मत करके टॉर्च चलाई और अलमारी पर डाल दी। अलमारी के दाएं पल्ले के नीचे से कुछ काला सा अंदर की ओर हिलता हुआ दिखा, जैसे किसी के बाल हों। मैं डर गया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बाहर जाकर सो गया। सुबह होते ही दादी को बताया तो वो अचानक चुप हो गई। बस इतना बोली, कुछ लोग ऐसी साधनाएं करते हैं बेटा, जिन्हें पूरा होने में सालों लग जाते हैं, और अगर समय से पहले कोई उसे छेड़ दे तो वो साधना बीच में भटक जाती है। मैंने हल्के में ले लिया, सोचा दादी अंधविश्वास करती हैं, लेकिन अगली रात मेरा मजाक में ही था। उस रात करीब 1 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे के अंदर हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, चंदन की, कपूर की, और कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंधेरे में बैठे बैठे मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये गंध कहां से आ रही है। तभी अलमारी के पल्ले ने धीरे से कर कर की आवाज की और 1 उंगली जितना दरार बन गया। उस दरार से लाल पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैं डर गया। मैंने टॉर्च उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी उसी अलमारी के अंदर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, 12वीं रात है, साधना अधूरी मत छोड़ना। मेरी रूह कांप गई। मैंने टॉर्च दीवार की तरफ फेंकी और बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया है। मैं एक झटके में पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस कमरे के कोने में धूप की मोटी सी लकीर धुएं में तैर रही थी और अलमारी अपने आप थोड़ा थोड़ा खुलती जा रही थी। मैंने अगली सुबह दादी से पूछा, आखिर वो अलमारी है क्या? दादी बहुत देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे परदादा ने एक साधना शुरू की थी अमावस्या की रात। उसे पूरा करने के लिए एक खोपड़ी लाए थे किसी शमशान से, लेकिन साधना पूरी होने से पहले उनकी मौत हो गई। जिस खोपड़ी को वो साधते थे वो अभी भी उस अलमारी में है। मेरी सांसें रुक गईं। और क्या वो साधना अभी भी सक्रिय है? दादी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ बेटा, कुछ चीजें रुकती नहीं हैं। चाहे इंसान मर जाए, पर मंत्र चलते रहते हैं। 12 रातें बीत चुकी हैं, आज 13वीं है। आज अगर कोई गलती हो गई
तो वो चीज जिसे बुलाया गया था इस घर से बाहर नहीं जाएगी। उस दिन जैसे तैसे बिताया। शाम होते ही घर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे कमरे की दीवारें सांस ले रही हों। दादी बार बार कह रही थी, उधर मत जाना, जो होगा होने दो, दिखावा मत करना। लेकिन रात को करीब 2 बजे मेरी खिड़की के बाहर किसी ने 3 बार दस्तक दी। टुक टुक टुक। नींद जैसे गायब हो गई। मैं धीरे से खिड़की तक गया और बाहर देखा। कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही पलटा, अलमारी अब आधी खुल चुकी थी और अंदर एक खोपड़ी जमीन पर रखी थी। उसकी आंखों के गड्ढों से हल्की हल्की लाल चमक निकल रही थी। खोपड़ी के दाएं तरफ किसी ने राख से एक गोला खींचा था, जिसके बीच में मेरे नाम का पहला अक्षर लिखा था। मैं डर के मारे दीवार से लग गया। इधर उधर देखा, दादी कहीं नहीं थी। घर के बाकी लोग भी छत पर थे। तभी खोपड़ी के पीछे से किसी बूढ़ी सांस की आवाज आई, लंबी, भारी, कांपती हुई। तेरी वजह से साधना टूटी है, तुझे पूरा करना होगा। मैं चीख भी नहीं पाया। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। खोपड़ी धीरे धीरे मेरी ओर खिसकने लगी। 1 सेंटीमीटर, फिर एक और, जैसे किसी अदृश्य हाथ से धकेली जा रही हो। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, पर कुछ था जो मुझे रोक रहा था। जैसे हवा का वजन अचानक बढ़ गया हो। कमरे की छत से राख गिरने लगी। कहीं दूर से शंख बजने की आवाज आ रही थी और खोपड़ी अब मेरे पैरों से बस 1 फुट दूर थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। दादी अंदर आईं, हाथ में गंगा जल और एक जली हुई अगरबत्ती लिए। उन्होंने किसी तेज मंत्र का जाप किया जो मैंने कभी नहीं सुना था। खोपड़ी वहीं रुक गई। उसकी लाल चमक धीरे धीरे बुझने लगी। मैं कांपता हुआ दादी के पीछे छिप गया। दादी ने हांफते हांफते कहा, आज अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो वो साधना तुझ पर चढ़ जाती। ये खोपड़ी किसी और के हाथ की नहीं थी। ये तुम्हारे परदादा की साधना की आखिरी रात थी। आज अमावस्या है। आज के बाद ये अपने आप शांत हो जाएगी, लेकिन कल सुबह इसे शमशान ले जाकर मिट्टी में दबाना होगा। हम दोनों पूरी रात जागते रहे। 1 पल को भी नींद नहीं आई। खोपड़ी अलमारी में वापस बंद थी, लेकिन दीवारें रात भर ठंडी होती रहीं, जैसे कोई भीतर बैठा हो। अगली सुबह हम खोपड़ी को कपड़े में बांधकर पुराने शमशान ले गए और दादी के बताए अनुसार उसे मिट्टी में गाड़ दिया। धीरे धीरे उस कमरे की गंध गायब हो गई। अलमारी सूनी लगने लगी और कुछ महीनों बाद वो कमरा पूरी तरह खाली कर दिया गया। लेकिन आज भी जब कभी गांव लौटता हूं, उस रात की याद आते ही दिल धड़कने लगता है। क्योंकि कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है अलमारी के पीछे कोई फिर से जमीन पर गोला खींच रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको इस तरह की सच्ची तंत्र साधना वाली घटनाएं डराती हैं, तो कमेंट करके बताइए। और अगर आपने भी कभी किसी पुरानी अलमारी, बंद कमरे या पुराने ताबीज के साथ कोई अजीब अनुभव किया हो, तो हमें जरूर लिख भेजिए। मैं हूं मोनिका। आप सुन रहे हैं हॉरर रेडियो 18.9। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक अपने घर की अंधेरी जगहों से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ साधनाएं इंसान के मर जाने पर भी पूरी होना नहीं छोड़ती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आप सुन रहे हैं हॉरर रेडियो 18.9। आज की दूसरी कहानी एक ऐसे परिवार की है जिन्होंने गलती से अपने ही आंगन में एक ऐसा पेड़ काट दिया जिसे पीढ़ियों से कोई छूता तक नहीं था। ये कहानी हमें भेजी है एक श्रोता ने, जिन्होंने अपना नाम ना बताने की रिक्वेस्ट की है। तो अब उनकी ही जुबानी ये अनुभव सुनते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला हूँ। हमारे घर के आंगन में एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। दादी कहती थीं कि ये पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है
और इसके नीचे कभी कोई तांत्रिक साधना छोड़ी गई थी। बचपन में हमें उस पेड़ के पास खेलने तक नहीं दिया जाता था। दादी हमेशा कहती थी, नीम तो है, पर इसका साया साधारण नहीं है। बस दूर से प्रणाम कर लो, ज्यादा पास ना जाना। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, इन सब बातों को अंधविश्वास समझने लगा। कुछ साल पहले घर में मरम्मत चल रही थी। पापा ने कहा कि नीम नीचे की दीवार में दरार डाल रहा है, इसलिए उसे काटना पड़ेगा। दादी ने बहुत रोका, जो भी करो ये पेड़ मत काटना, इसके नीचे जो साधना है वो जाग जाएगी। लेकिन पापा ने दादी की बात नहीं मानी। अमावस्या से ठीक एक दिन पहले मजदूर बुलाकर पेड़ कटवा दिया गया। उसी रात घर में पहली बार अजीब आवाज सुनाई दी। लगभग 1 बजे थे। बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी खिड़की पर किसी ने हल्के से 3 बार थपथपाया। मैंने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन जब बाहर देखा तो कोई नहीं था। सिर्फ नीम की जड़ें पड़ी थी और उन जड़ों के बीच मिट्टी ऐसे फूली हुई थी जैसे किसी ने भीतर कुछ गाड़ा हो। उस रात में ठीक से सो नहीं पाया। सुबह उठकर देखा तो दादी आंगन में अकेले बैठी थी। उनकी आंखें लाल थीं। मैंने पूछा तो बोली, काट दिया ना पेड़, अब जो आएगा उसे रोकना मुश्किल होगा। मैंने दादी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी शाम घर में अजीब बदबू फैलने लगी, गीली मिट्टी जैसी लेकिन तेज। माँ बार बार झाड़ू लगा रही थी, पर गंध जा ही नहीं रही थी। रात को लगभग 12 बजे जब सब सो चुके थे, अचानक घर की बत्ती अपने आप बंद हो गई। पापा बाहर जाकर देखते हैं तो मुख्य स्विच तिरछा पड़ा था, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। थोड़ी देर बाद पूरे आंगन की मिट्टी ऐसे फटने लगी जैसे नीचे कोई भारी चीज खिसक रही हो। हम सब डर गए। पापा चिल्लाए, कोई है तो सामने आओ। पर सामने सिर्फ अंधेरा था। और ठीक उसी वक्त नीम के कटे हुए तने के पीछे से किसी के रोने की हल्की आवाज आई, किसी बूढ़ी महिला की, धीमी, टूटी हुई, भयावह। मैंने टॉर्च उस तरफ डाली। मिट्टी ऐसे फूली हुई थी जैसे किसी ने नीचे आग जलाई हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात माँ ने नींद में चिल्लाना शुरू कर दिया। कह रही थी, कौन है? पकड़ कौन रहा है मुझे? जाने दो। हम भागकर कमरे में गए। माँ का हाथ हवा में ऊपर उठा हुआ था, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो, लेकिन कमरे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं था। दादी ने तुरंत दीपक जलाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। माँ धीरे धीरे शांत हुई। अगली सुबह दादी ने कहा, वो साधना जो कभी इस पेड़ के नीचे छिपाई गई थी, वो पूरी नहीं हुई थी। पेड़ उस साधना की ढाल था। अब ढाल टूट गई है तो वो चीज बाहर भटकेगी, तब तक जब तक उसे कोई कारण न मिल जाए। हम सब ने दादी की बात फिर भी पूरी तरह नहीं मानी, लेकिन उसी रात मेरे साथ जो हुआ उससे मेरे अंदर का सारा शक मिट गया। करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में अजीब ठंड थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके अंदर तक चुभती है। अंधेरे में मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुईं और मैं देख सके किसी महिला की परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी, बहुत दुबली, झुकी हुई, बाल घुटनों तक और दोनों हाथ लटकते हुए। मैं डर के मारे जम गया। मेरी सांसें रुक गईं। मैं हिल नहीं पा रहा था। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। चेहरा नहीं था, सिर्फ काला गड्ढा। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 गोल छेद और भीतर अंधेरा। वो मेरी ओर बढ़ने लगी, धीरे, बहुत धीरे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। फिर उसने बहुत हल्की, टूटी हुई, कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरा सहारा काट दिया।
मैं डर से पसीने में भीग गया। उसने अपने बाएं हाथ से मेरा कंधा पकड़ने की कोशिश की, पर उसी समय दादी कमरे में आई। उनके हाथ में सरसों के तेल का दिया था। जैसे ही दिए की रोशनी कमरे में आई, वो परछाई धुएं की तरफ फट गई और गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। दादी ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, वो कोई आत्मा नहीं, एक तांत्रिक की अधूरी साधना थी। नीम उसका बंधन था। जब पेड़ कट जाता है, साधनाएं भटकती नहीं, हमला करती हैं। अगले 3 दिन हम सब घर से बाहर रिश्तेदारों के यहाँ रहे। गांव के पुजारी ने आकर पूरे आंगन में हवन करवाया, नीम के तने पर गंगा जल डाला और उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवा दिया। धीरे धीरे घर की अजीब आवाजें बंद होने लगी। माँ के सपने रुक गए, बदबू भी कम हो गई। लेकिन कभी कभी देर रात, जब घर में सब सो रहे होते हैं, आंगन की तरफ से फिर वही 3 हल्की थपथपाहट सुनाई देती है। टुक टुक टुक, जैसे कोई पूछ रहा हो, मेरा सहारा क्यों काटा। और मैं आज भी उस नीम के तने वाली दिशा में नजर नहीं डाल पाता, क्योंकि मुझे पता है जो साधना अधूरी रहती है वो इंसान को कभी नहीं छोड़ती। दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। अदद, आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा पेड़ है जिसे बुजुर्ग छूने से मना करते हैं? तो कृपया उनकी बात हल्के में मत लीजिएगा। कई बार पुराने पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, किसी के बंधन होते हैं। मैं हूं आपकी मोनिका और आप सुन रहे थे हॉरर रेडियो 18.9। अगली कहानी में मिलेंगे। ख्याल रखिएगा और रात के अंधेरे में पेड़ों की परछाइयों से थोड़ा दूर रहिएगा। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन पर पोस्टेड था। मेरी नई नियुक्ति हुई थी और मुझे सेक्टर सी का क्वार्टर दिया गया। वहां पहुंचते ही अजीब बात यह लगी कि पूरी लाइन में बाकी क्वार्टरों में हल्की फुल्की रौनक थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बाहर चौकियां डालकर बैठी थीं। सिर्फ C14 यानी मेरा क्वार्टर बिल्कुल चुप। दरवाजा जंग लगा हुआ। सामने लगा पेड़ आधा सूखा आधा हरा, जैसे 2 हिस्से अलग अलग मौसम झेल रहे हों। मैंने सोचा कि शायद लंबे समय से खाली पड़ा होगा। चाबी लेकर अंदर गया और जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी सीली बदबू नाक में चुभी। क्वार्टर खाली था, पर ऐसा खाली जैसे किसी ने सब कुछ जल्दी में छोड़कर भागा हो। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, बस सोते सोते लगा कि पंखा धीमे धीमे हिचकियां ले रहा है। मैंने सोचा पुरानी वायरिंग होगी। दूसरी रात थोड़ी अजीब थी। लगभग 2:45 बजे मेरी आंख खुली। कमरे की दीवार पर किसी के चलने जैसा साया घूम रहा था, ऊपर नीचे, ठीक खिड़की के पास से गुजरता हुआ। लेकिन बाहर देखने पर कोई नहीं था। अगले दिन ड्यूटी जाते समय मोहल्ले के एक बूढ़े अंकल ने मुझे रोका। कहने लगे, बेटा, C14 दिया है क्या? मैंने कहा, हाँ अंकल। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे हों। धीरे से बोले, बहुत लोग आए थे वहां, कोई टिक नहीं पाया। अगर रात में खिड़की पर आवाज आए तो जवाब मत देना। मैंने हंसकर कहा, अंकल आप भी डरावनी कहानियां मत सुनाइए। उन्होंने बस इतना कहा, हंसी मैं नहीं रहा, बचकर रहना। मैंने उनकी बात हल्की में ले ली। चौथी रात असली घटना शुरू हुई। लगभग 3 बजे फिर वही आवाज, धीमी, औरत जैसी। सुनो। मैं चौंक कर उठ गया। आवाज खिड़की की तरफ से आई थी। मैंने टॉर्च उठाई और खिड़की पर रोशन की। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कांच पर उंगलियों के 5 निशान साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। मैंने सोचा हवा की वजह से धूल बैठ गई होगी, लेकिन उंगलियों के निशान अंदर की तरफ थे। 5वीं रात में जल्दी सो गया था। वैसे ही 3 बजे मेरी नींद अपने आप खुल गई।
कमरा बिल्कुल शांत था, इतना कि अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। तभी खिड़की के ठीक बाहर से कोई फुसफुसाया, दरवाजा खोल दे। मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। किसी इंसान की आवाज नहीं थी, कुछ अजीब, टूटी हुई, जैसे किसी का गला दबा हो। मैं डर तो गया, पर खुद को समझाते हुए दरवाजे के पास गया। झिरी से देखा, कोई नहीं था। बस बाहर लगे पेड़ की शाखा हवा के बिना हिल रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन ड्यूटी पर गया तो वहां पोस्टेड एक बुजुर्ग चपरासी ने कहा, रात में कोई आया था क्वार्टर के पास, देखा हमने। मैंने पूछा, कैसा आदमी था? वो बोले, आदमी नहीं था बेटा, वो चीज आदमी की तरह खड़ी थी, पर पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैंने बात को अनसुना कर दिया, लेकिन मन अंदर से कांप गया। 7वीं रात। मैंने सोचा आज खिड़की पे पेपर चिपका दूं ताकि कोई साया ना दिखे। जैसे ही कागज चिपकाया, 2 मिनट बाद कागज धीरे धीरे फट गया और कांच पर अंदर से खरोंचे बनने लगी। 3 लकीरें, फिर 5, फिर एक लंबी, बिल्कुल नीचे तक जाती हुई, जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो। मैं डर के मारे कमरे से बाहर भागा। पानी पीकर आया तो देखा वो खरोंचे अब गायब थी, ऐसे साफ जैसे कभी थी ही नहीं। 10वीं दिन मैंने खुद को समझाना शुरू कर दिया कि शायद ये सब मेरा वहम है। लेकिन 11वीं रात नींद में लगा कि कोई मेरे पैरों के पास बैठा है। बहुत ठंडी हवा सी महसूस हुई। मैंने धीरे से आंख खोली। बिस्तर के पैरों की तरफ एक औरत बैठी थी, बहुत दुबली, बाल जमीन पर फैलते हुए, सिर थोड़ा तिरछा, चेहरा पूरी तरह काला। मैंने हिलना चाहा, पर शरीर मानो पत्थर हो गया। वो उठकर मेरे बिल्कुल पास आई, चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर, और बहुत धीरे, टूटी हुई आवाज में बोली, तुमने मेरे कमरे में क्यों सोया? मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरी सांसें चलनी जैसी आवाज कर रही थी। उसे मेरे कान के पास झुककर कहा, ये कमरा मेरा था। मरने के बाद भी कोई नहीं रह पाया। और तभी जैसे किसी ने पूरा कमरा झकझोर दिया हो, वो परछाई धुएं की तरह छितरा गई और गायब हो गई। अगली सुबह मैंने सामान बांधा और क्वार्टर छोड़ दिया। ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा, क्या हुआ? मैंने बस इतना कहा, रह नहीं पाऊंगा। जब बाहर निकला तो वही बूढ़े अंकल सड़क पर मिले। मेरी हालत देखकर बोले, सो लिया ना उस कमरे में? बेटा, वहां पहले एक महिला रहती थी, अकेली। उसकी रात में मौत हो गई थी। किसी ने उसकी लाश 3 दिन बाद देखी थी। कहते हैं जिसे भी वो जगह दी जाती है, वो रात में लौटकर कमरे पर बैठ जाती है, जैसे अभी भी उस घर की मालकिन वही हो। मैंने पूछा, और कोई बचा है क्या? अंकल ने लंबी सांस लेकर कहा, बस तुम तीसरे आदमी हो जो 15 दिन जी गया। पहले 2 लोग पागल हो गए थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्टेशन रोड तक गया और वापस गांव चला आया। आज भी जब रात के 3 बजे आंख खुलती है, मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पैरों के पास बैठा हो। मैं डर के मारे उस तरफ देखता भी नहीं। कभी कभी लगता है वो क्वार्टर नहीं, वो औरत मेरे साथ आ गई है। दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। कुछ जगहें चाहे छोड़ी जाएं या खाली हों, उनका मालिक बदलता नहीं, और समय से पहले उस जगह पर कदम रख देना कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। मैं हूं मोनिका, आप सुन रहे थे हॉरर रेडियो 18.9। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लीजिएगा।